नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक नई खोज की जो भूकंप अध्ययन और आकलन में बदलाव ला सकती है। बताएंगे क्या है कम लागत में साइकोएक्टिव ड्रग्स और एंटी एजिंग यौगिक उत्पादन की स्वदेशी तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। हिमालय में टेक्टोनिक रूप से सक्रिय नए क्षेत्र की पहचान, भूकंप अध्ययन और पर्वतीय संरचना आकलन में बड़ा बदलाव ला सकती है भारतीय भूवैज्ञानिकों की नई खोज। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में भारत की अहम भूमिका। इसी साल नोबेल जीतने वाली प्रोफेसर एंड्रिया गेज द्वारा टीएमटी पर किए गए काम में भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था सहयोग। एंटी एजिंग यौगिक उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कृषि संसाधनों से सस्ती साइकोएक्टिव दवाएं बनाने का तरीका किया विकसित। और नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव 2020 का आयोजन। जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में टेक्टोनिक रूप से सक्रिय एक नए क्षेत्र की पहचान की है। देहरादून स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लद्दाख के सिंधु सिवनी क्षेत्र पर अध्ययन किया और पाया कि अब तक बंद क्षेत्र माने जाने वाला ये इलाका भी टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। यह अध्ययन हाल ही में शोध पत्रिका टेक्नोफिजिक्स में भी प्रकाशित किया गया है। इस खोज का क्या महत्व है और इसका भूकंप अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका सटीक अनुमान लगा पाना अब तक संभव नहीं हो सका है। पिछले दशकों में भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। भूकंप अध्ययन और वेधशालाओं के बढ़ने से भूगर्भीय हलचल को समझना आसान हुआ है। इन्हीं अध्ययनों के आधार पर भारत को भी 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिनमें जोन 5 सबसे ज्यादा सक्रिय और संवेदनशील माना जाता है। हिमालय भी इसी जोन में आता है, जो कि वैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय और यूरेशियन यानी मध्य एशियाई प्लेट के टकराने से बना था और अभी भी यहाँ भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के नीचे खिसक रही है। इसी भूगर्भीय हलचल की वजह से हिमालय पर्वतों में बदलाव आ रहे हैं। हाल ही में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने हिमालय में एक नए टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र की पहचान की है। लद्दाख के सिंधु सिवनी क्षेत्र पर किए गए अध्ययन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लॉक या बंद क्षेत्र माने जाने वाले इस इलाके में भारतीय और एशियाई प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि जो सिंधु नदी जिस स्ट्रक्चर के अलोंग बहती है वो क्वाटरनरी टाइम में एक्टिव था। तो उसकी एक्टिविटी हमने फील्ड एविडेंसेस के बेस पे लोकेट किया। हमने जो पुरानी नदी का जो तलछट है वो लगभग 180 मीटर 170 मीटर ऊपर हैंग करता है प्रेजेंट डे रिवर के लेवल से। जो लेक डिपॉजिट्स हैं, जो पुराने लेक डिपॉजिट्स हैं, वो टिल्ट हो गए हैं, वो फोल्ड हो चुके हैं। ग्रेवल, जो फ्लूवियल ग्रेवल बोलते हैं, जिसको हम तलछट बोलते हैं, वो उसके ऊपर ओल्डर बेडरॉक ऊपर चढ़ गया है। तो ओल्डर बेडरॉक का ऊपर चढ़ने का मतलब है कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से वो पूरा ग्रेवल उसके ऊपर, जो बेडरॉक है वो ग्रेवल के ऊपर चढ़ गया है। जब हम डेट करते हैं इनको, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग से हमने इनको डेट किया, तो पता चला कि ये 78,000 साल से 58,000 साल के बीच में ये एक्टिविटी हुई है। सुदूर लद्दाख के इस क्षेत्र में किए गए विस्तृत भौगोलिक अध्ययन में देखा गया कि जहां नदियां ऊंचे उठे इलाकों से जुड़ी हुई हैं, वहां पर गाद के इलाके झुके हुए हैं और उनकी सतह टूटी हुई है। यहाँ की कमजोर चट्टानों का ऑप्टिकल एस्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस प्रयोगशाला में अध्ययन किया गया। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग विधि द्वारा देखा गया कि क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति और पहाड़ों की ऊंचाई घटने की दर क्या है। इससे पता चला कि सिंधु सिवनी इलाके में 78,000 से 58,000 वर्ष पहले से टेक्टोनिक गतिविधियां जारी हैं
और यहाँ की पुरानी परतें सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। भूकंप का प्रेडिक्शन करना, मिटिगेशन करना भूकंप का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस स्टडी से, क्योंकि सभी लोग जो है, जो नॉर्थ रीजन में जो लद्दाख रीजन में है, भूकंप बहुत कम आते हैं, और जो भी भूकंप आते हैं उसको काराकोरम फॉल्ट की एक्टिविटी से जोड़ते हैं। लेकिन जो ये स्टडीज है, इस स्टडी पब्लिश हुई है, इससे एक नया एंगल मिलेगा, और उस नए एंगल से अब जोड़ पाएंगे कि क्या ये भूकंप एक और रीजन हो सकता है, क्या कोई और रीजन हो सकता है भूकंप आने का इस लद्दाख रीजन में। हिमालय को मुख्य रूप से मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT और मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT से निर्मित माना जाता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार MFT थ्रस्ट को छोड़कर बाकी सभी बंद क्षेत्र माने जाते थे, और हिमालय में आ रहे बदलाव के लिए MFT को ही जिम्मेदार माना जाता था। हिमालय के सिवनी क्षेत्र को लेकर भूवैज्ञानिकों के नए खुलासे से भूकंप के अनुमान, पहाड़ों के विकास और उसके भूगर्भीय ढांचे को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही इस खोज से भूकंप अध्ययन में अहम बदलाव आ सकते हैं। विज्ञान और तकनीक से जुड़ी वैश्विक परियोजनाओं में भारतीय वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें 30 मीटर टेलीस्कोप जैसी अगली पीढ़ी की खगोलीय वेधशाला भी शामिल है। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अमेरिकी खगोलविद और भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ मिलकर काम किया था। हाल ही में प्रोफेसर गेज को साल 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार के लिए भी उन्हें चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रही 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना और उसमें भारतीय सहयोग पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 30 मीटर टेलीस्कोप यानी नई पीढ़ी की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला 5 देशों के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से हवाई के माउना किया में स्थापित की जा रही 30 मीटर व्यास वाली ये अब तक की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन होगी। इस परियोजना में अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन के साथ भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अमेरिकी खगोल विज्ञानी प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ मिलकर काम किया था, जिन्हें इसी साल भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रोफेसर गेज TMT परियोजना की संभावित फ्रंटलाइन विज्ञान मामलों का मूल्यांकन करने वाली टीम का हिस्सा थीं। भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रोफेसर एंड्रिया गेज द्वारा किए गए कार्यों पर कई शोध पत्र जर्नल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं। हम लोगों ने किस तरह का विज्ञान, किस तरह का खगोल शास्त्र 30 मीटर दूरबीन और उससे संबंधित उपकरणों द्वारा किया जा सकता है, इस बात के लिए प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ कार्य किया। इसके अलावा 30 मीटर व्यास टेलीस्कोप में लगने वाले एक विशेष यंत्र जिसका नाम इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है, उसका स्वरूप किस तरीके से हो और उसके एडाप्टिव ऑप्टिक्स क्षमता का उपयोग करते हुए किस तरह का विज्ञान किया जा सकता है। जैसा कि प्रोफेसर एंड्रिया गेज को जो नोबेल प्राइज 2020 में मिला है, जिस पहलू का इस्तेमाल करके उन्होंने केक टेलीस्कोप से इस बात का निस्तारण किया, 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना ने इस बात को बहुत पहले ही कंसिडर कर लिया। ये वैश्विक परियोजना उन्नत वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए साझेदार देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने वाली है, जिसमें भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग भी हिस्सेदार है। इन विभागों से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिकों ने एंड्रिया गेज के साथ मिलकर TMT के बैकएंड उपकरणों और संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर काम किया। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा डिजाइन्ड और विकसित उपकरणों और रूपरेखाओं को TMT निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय सहयोग नई पीढ़ी की इस अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनके बगैर शायद 30 मीटर व्यास शीशे वाले इस टेलीस्कोप का विकास आसान नहीं होता।
भारत के 3 संस्थान IIA बेंगलोर, अयुका पुणे और एरीज नैनीताल, यह 3 इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से मूलभूत इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना में भारत की सहभागिता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। इस परियोजना में जो टेलीस्कोप के कलपुर्जे हैं उनको बनाने के लिए जो सबसे पहले शुरुआत की गई वो एरीज से की गई, जिसका नाम की सेगमेंट सपोर्ट असेंबली है, जिसमें 1.44 मीटर के 492 सेगमेंट्स एक साथ जब रखे जाएंगे तब जाकर के यह समग्र रूप से 30 मीटर व्यास की दूरबीन कही जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के तौर पर स्थापित की जा रही TMT 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशीय पिंडों की भी तस्वीरें लेने में सक्षम होगी। माना जाता है कि ये क्षेत्र ब्रह्मांड के दूसरे छोर के नजदीक है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन वाली ये अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला पूरी तरह से साल 2027 से काम करना शुरू कर देगी और खगोल विज्ञान तथा भौतिकी के क्षेत्र में नए उभरते सवालों के लिए ज्यादा क्षमताओं के साथ सुविधाएं प्रदान करेगी। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस लौटते हैं। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंसान की बढ़ती उम्र के साथ आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई तरह की साइकोएक्टिव दवाएं और एंटी एजिंग यौगिक भी तैयार किए हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने इन समाधानों के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के द्वारा कृषि संसाधनों से बहुत कम लागत में एंटी एजिंग यौगिक और साइकोएक्टिव दवाइयां तैयार की जा सकती हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। एक आम कहावत है कि बुढ़ापा अपने आप में एक समस्या बन जाता है। इसकी वजह है उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर के अंगों में कमजोरी आना और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। इसी को ध्यान में रखकर भारत सहित अन्य देशों में वैज्ञानिक लंबे समय से एंटी एजिंग समाधानों पर काम कर रहे हैं। कई तरह की साइकोएक्टिव दवाएं और एंटी एजिंग यौगिक तैयार किए गए हैं, जिनका दावा है कि वो बढ़ती उम्र का असर कम कर देते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के प्रोफेसर मिहिर कुमार पुरकित ने एमटेक के छात्र VL धड़गे के साथ मिलकर इस क्षेत्र में एक नई मेम्ब्रेन तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा देश में ही कृषि उत्पादों का इस्तेमाल कर बहुत कम लागत में साइकोएक्टिव दवाओं और एंटी एजिंग यौगिकों का उत्पादन किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन टी कैमेलिया साइनेसिस विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों जैसे कृषि संसाधनों से एंटी एजिंग यौगिक और साइकोएक्टिव दवाओं को अलग करने की क्या तकनीक है। हम पहले फलों और सब्जियों को काटते हैं, उसके बाद 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखकर उन्हें निचोड़ते हैं।
उसके बाद उस रस से जरूरी पोषक तत्वों को अलग करते हैं। So after that we extract, separate it using cloth filtration. साइको एक्टिव ड्रग्स जैसे कैफीन और पौधों के रसायन से प्राप्त एंटी एजिंग यौगिक मानव शरीर में एंजाइम्स की डिटॉक्सिफिकेशन गतिविधि बढ़ाने, कोशिका क्षरण और एंजियोजेनेसिस को रोकने में सक्षम माने गए हैं। इन्हें तैयार करने में अभी विभिन्न महंगे कार्बनिक सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे इन एंटीऑक्सीडेंट की कीमत बढ़ जाती है। IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित तकनीक में चाय के पौधे कैमेलिया साइनेंसिस, खट्टे फल, छिलके, पत्तियां और पौधों जैसे विभिन्न कृषि संसाधनों को दबाव संचालित मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। IIT वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये विशेष मेम्ब्रेन संसाधनों से पानी और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को अलग कर देती है, जिन्हें सुखाकर बहुत कम लागत में एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। These membranes we have prepared in our laboratory where these membranes are... हमने 200, 300 और 500 मॉलिक्यूलर कट ऑफ वाली मेम्ब्रेन्स विकसित की हैं और सभी एंटी एजिंग सामग्री इन्हीं श्रेणियों के बीच आती है। तो हम कास्केड टाइप मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इन कट ऑफ चरणों से गुजरकर विभिन्न प्रकार के अणु अलग हो जाते हैं। ये हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन सेटअप है और ये बैक मेम्ब्रेन सेटअप है, जिसमें हम मेम्ब्रेन्स को रखते हैं, और ये प्रोसोनिक सिफ्टर है, जिसके द्वारा कृषि संसाधनों से रस निकाला जाता है। when we're extracting all those vegetables, इस पूरी प्रक्रिया में कार्बनिक सॉल्वेंट्स की जगह साधारण पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल कर एंटी एजिंग यौगिकों और साइको एक्टिव ड्रग्स के दामों को काफी कम किया जा सकता है। जहां ये प्रौद्योगिकी एंटी एजिंग यौगिक उत्पादन के क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी बल देगी, वहीं कीमतें कम होने से आम लोग भी इन यौगिकों का इस्तेमाल कर लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जागरूकता बढ़ाने और नदी संरक्षण परियोजनाओं में जन भागीदारी के लिए गंगा उत्सव की शुरुआत की गई थी। इस बार नमामि गंगे के इस उत्सव का मुख्य आयोजन दिल्ली में किया गया। 2 से 4 नवंबर तक चले इस आयोजन के लिए पूरे देश से पर्यावरणविद, समाजसेवी, कलाकार और आमजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े। जल शक्ति मंत्रालय और NMCG द्वारा आयोजित गंगा उत्सव 2020 में फिल्म महोत्सव, गंगा क्विज, कहानी सहित कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। नदी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस मुहिम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। गंगा उत्सव 2020 नमामि गंगे मुहिम के तहत पिछले कई वर्षों से हर साल 4 नवंबर को ये उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार गंगा उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। दिल्ली में 2 से 4 नवंबर तक आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और विभागीय पदाधिकारी और अन्य जानकार शामिल हुए। इनके अलावा देश से पर्यावरणविद, समाजसेवी और कई कलाकार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़े गए। जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा संचालित इस मुहिम का उद्देश्य इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक कर नदी संरक्षण परियोजना में जन भागीदारी बढ़ाना है। इस कड़ी में इस बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार भी नमामि गंगे का सहभागी बना है। मेरे ख्याल से एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च को हमने बहुत प्राधान्यता दी है, क्योंकि हमारा उद्गम ही IIT की रिपोर्ट पे था, तो रिसर्च के ऊपर था, और इसीलिए ये तो विज्ञान प्रसार से हम जुड़े हैं, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ हम काफ़ी कार्य पहले भी करते रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो विज्ञान प्रसार के साथ पिछले कुछ दिनों के साथ हम काम कर रहे हैं, ये क्या है कि उनका भी उद्देश्य है कि साइंटिफिक चीज़ों को लोगों तक ले जाए, साइंस क्लब्स हैं उन तक ले जाए, बच्चों को ही बताएं, देश में एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिले। तो उसको दृष्टि में रखते हुए नमामि गंगे और वो हम मिलकर इसको काम को करेंगे। विज्ञान प्रसार अपने वैज्ञानिक कार्यक्रमों के तहत नमामि गंगे से जुड़े तथ्यों का प्रचार करेगा, ताकि लोग गंगा स्वच्छता और संरक्षण को लेकर जागरूक हों।
साथ ही विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित देश के पहले इंडिया साइंस वेब चैनल पर नमामि गंगे पर तैयार की गई विभिन्न फिल्मों को प्रसारित किया जाएगा। इस भागीदारी में नदियों के संरक्षण और विशेषकर गंगा को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में वैज्ञानिक सोच पैदा करना शामिल है। विज्ञान प्रसार और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने मिलके एक साथ बहुत सारे कार्यक्रमों को अपने जहन में रखा है और आगे एक साथ मिलके हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इंडिया साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम सब जानते हैं, इंडिया का पहला अपना SNT OTT चैनल है। इस सिलसिले में जो नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है उनके पास अब तक जो कंटेंट क्रिएट किया था, करीब 160 फिल्में उन्होंने हमारे साथ साझा की हैं, उनको हमने इंडिया साइंस के चैनल पे एज अ बुके, एक नमामि गंगे के बुके पे उसको हमने लगाया है। देश की नदियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसी कड़ी में 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया। साल 2011 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई और बाद में ये कार्यक्रम नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधीन दे दिया गया। इस परियोजना के तहत गंगा जैसी देश की प्रमुख नदियों के इकोसिस्टम को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। लोगों को धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाने के लिए फिल्मों, विज्ञापनों और गंगा उत्सव जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अब गंगा उत्सव पवित्र गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक त्योहार बन चुका है, जिसमें देश के शैक्षणिक संस्थानों सहित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े अनुसंधान संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं, ताकि देश की इन जीवन धाराओं को जीवित रखा जा सके। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी वापस लौटते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराकर रचा इतिहास। भारत की फौज के सामने पाकिस्तानी सैनिक हुए नतमस्तक। भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में जवानों ने दिखाया अदम्य साहस। महज 13 दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को चटाई धूल। लंबे संघर्ष के बाद हिंदुस्तान ने दिलाई पूर्वी पाकिस्तान को आजादी और दुनिया के नक्शे पर उभरा बांग्लादेश का नाम। पाकिस्तान की करारी शिकस्त बनी भारत के लिए विजय गाथा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डाक विभाग के एक विशेष लिफाफे का विमोचन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने डाक विभाग के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने DST को बधाई दी और विज्ञान के हर क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति और क्षमता की प्रशंसा की, जिसका एक उदाहरण हालिया कोविड-19 महामारी भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज इन्हीं उपलब्धियों के चलते 80 से ज्यादा देशों के साथ भारत विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण वैश्विक परियोजनाओं में हिस्सेदारी निभाकर
अपनी क्षमताओं को साबित किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत सरकार की अनूठी पहल पर शुरू किया गया वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। वैभव सम्मेलन उभरती चुनौतियों के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के ज्ञान का लाभ उठाने की एक व्यापक योजना के तौर पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 2600 प्रवासी भारतीय विद्वानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। लगभग एक माह चली इस श्रृंखला में करीब 3200 पैनलिस्ट और देश विदेश के लगभग 22,500 शिक्षाविदों वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और 80 विषयों पर 230 के करीब चर्चा सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। वैभव सम्मेलन ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में अनुसंधान क्षमता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गठिया की दवा के दुष्प्रभावों को काटने के लिए नवीन दवा वितरण विधि विकसित की है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सल्फापाइरिडीन दवा को देने का नया तरीका इजाद किया है। सल्फापाइरिडीन गठिया और सूजन में काम आने वाली प्रमुख दवाओं में से एक है, लेकिन इसके उपयोग से मरीजों को उल्टी, शरीर पर चकत्ते, पेट दर्द जैसी कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। शोधकर्ताओं ने अब दवा के लिए लाइपोसोम का इस्तेमाल किया है, जो अपनी क्षमताओं के चलते दवा के वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह लाइपोसोम द्वारा सल्फापाइरिडीन दवा को सीधे प्रभावित क्षेत्र में इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। चूंकि दवा खानी नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका शरीर के दूसरे हिस्सों में दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस दवा वितरण विधि का चूहों पर सफल पूर्व नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।